नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ बेटी भीख मांग कर करती थी ऐसा काम कि सच्चाई जानकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा नाम अजय है। मेरी उम्र 40 साल है। मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों ही शहर के स्कूल में पढ़ते हैं। मुझे अपने तीनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है। उनके अच्छे फ्यूचर के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। मेरी अपनी कपड़ों की दुकान है जो आजकल कुछ कम चलती है। मेरी शादी मेरी एक दोस्त से ही हो गई थी। वो तो बहुत ही खूबसूरत है मगर जुबान की बहुत तीखी है। जो दिल में आता है वो मुंह पर ही बोल देती है, फिर चाहे सामने वालों को अच्छा लगे या ना लगे। मैं अक्सर उसे समझाता रहता हूँ कि ऐसा ना करे, आगे वाले को बुरा लगेगा। तो वो मुझसे कहती है कि बुरा क्यों लगेगा, मैं इसे डरती नहीं हूँ। लेकिन उसे मेरी बात समझ में ही नहीं आती है कि मैं उसके फायदे के लिए कह रहा हूँ। वह कहती है मैं डरपोक नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा बहादुर हूँ। दूसरों के मुंह पर ही उनकी बुराई बता देती हूँ। लेकिन मुझे उसकी ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। लेकिन अक्सर मैं उसकी इन बातों को नज़रअंदाज किया करता था। उसकी इनकी हरकतों की वजह से आजकल मैं उसे कुछ खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। कम से कम इंसान बोलने से पहले थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए कि सामने वालों को उसकी बात बुरी भी लग सकती है। मैं आजकल अपनी दुकानदारी में थोड़ा कम ध्यान देने लगा था। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी रहने लगा था। हालांकि मैं भगवान में विश्वास करने वाला आदमी था। दुकान खोलने से पहले भी भगवान की आरती किया करता कि भगवान मेरा बिजनेस खूब फले फूले। लेकिन लगने लगा था कि जैसे भगवान मुझसे नाराज़ हो गया है। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन मैं दुकान पर बैठा हुआ था, कोई भी ग्राहक नहीं था। दोपहर हो चुकी थी लेकिन एक भी ग्राहक की शक्ल अब तक मैंने देखी नहीं थी। गर्मी के दिन थे और गर्मी के मारे बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। लाइट भी चली गई थी और मैं हाथ से पंखा चला रहा था। मेरी नज़र सामने वाली कपड़े की दुकान पर जमी हुई एक के बाद एक ग्राहक आ रहे थे और ढेरों सारी खरीदारी करके जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि मेरी दुकान छोटी थी या अच्छी नहीं थी। मेरे पास हर तरह का कपड़ा मौजूद था, लेकिन फिर भी लोग मेरे पास कम ही आते थे। मैं भी उस दुकान पर नजरें जमाए बैठा हुआ था। तभी अचानक एक तरफ से एक भिखारन आकर मेरे दुकान के सामने खड़ी हो गई और हाथ फैलाकर मुझसे कुछ मांगने लगी। मगर मेरा ध्यान तो सामने वाली दुकान की तरफ ही था। मेरे दिल ने एकदम से भगवान से शिकायत कर दी कि मेरी दुकान पर आखिर क्यों कोई नहीं आता है। तभी उस भिखारन ने ऊंची आवाज में कहा, बाबूजी मुझे कुछ कपड़े दे दो। उसकी तीखी आवाज और तेज आवाज सुनकर मैं चौंक कर उसे देखने लगा और देखता ही रह गया। वो ऊंची लंबी एक जवान और खूबसूरत औरत थी। घिसा हुआ पुराना सा सूट पहन रखा था जो काफी गंदा हो चुका था। पाँव में पुरानी सी चप्पल थी, जबकि उससे गोरे रंग पर काफी जच रही थी। नाक में एक लौंग दमक रही थी जो उसके गोरे गोरे गाल के चेहरे पर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी, फिर भी वह बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। मैं उसे देखता ही रह गया, बस देखते ही चला गया था। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि उसे देख दिल ही नहीं भर रहा था। उसने मुझे खोया हुआ देखा तो फिर से उसने बाबूजी कुछ कपड़े दे दो जोर से कहा। मैं भिखारन हूँ। उसकी विनती सुनकर मैं होश में आ गया। उसकी तरफ ध्यान दिया। वो हसरत भरी निगाहों से मेरी दुकान में लगे हुए कपड़ों को देख रही थी। मैंने कहा, दे दूंगा, पहले ये बताओ कौन हो तुम। उसने कपड़ों से नजर हटाकर मुझे देखा और कहा, मेरा नाम रेखा है, मैं एक भिखारन हूँ। मुझे उसका नाम काफी प्यारा लगा। मैंने फिर से पूछा कि कहाँ से आई हो। उसने बताया कि यहाँ से कुछ दूर एक वीरान जगह पर मेरा बसेरा है, वहाँ पर झोपड़ी में मैं रहती हूँ। मैंने ये सुनकर सिर हिला दिया और एक खूबसूरत सा सूट उसे निकाल कर दे दिया। कपड़े लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और अपनी थैली में डाल दिया।
और उसने फिर मुझे धन्यवाद बाबूजी कहा। उसने मेरे द्वारा दी गई चुन्नी को अपने सर पर डाल लिया था। कहने लगी, मैं कैसी लग रही हूँ? मैं अच्छी लग रही हूँ ना? मैं सच में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ ना? मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ ना? कई बार उसने ऐसा कहा। मैंने कहा, हाँ अच्छी लग रही हो। उसने एक बार मेरा धन्यवाद किया। उसने वह कपड़े ठीक से करके थैली में डाल दिए और मुंह ही मुंह में कुछ गुनगुनाती हुई दुकान से निकलकर अपने रास्ते पर चली गई। मैं अब तक उसी गुनगुनाहट और चेहरे पर छाई हुई खुशी में खोया हुआ था। अभी उसे गए हुए 5 मिनट हो गए थे कि एक औरत कपड़े लेने के लिए आएगी और फिर मैंने उस भिखारन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और उस औरत को कपड़े दिखाने लग गया। अभी मैं उस औरत से फ्री हुआ था कि 2-3 औरत फिर से आ गई और कपड़े देखने लग गई और फिर ये सिलसिला चलता ही चला गया। अब पहला ग्राहक जाता ही नहीं कि दूसरा भी आ जाता और फिर सारा दिन यही हाल रहा। मेरे दुकान पर ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। एक के बाद एक ग्राहक आ रहे थे और एक एक ग्राहक कम से कम 5 से 6 सूट खरीद रहा था। अब मेरे पास इतना समय भी नहीं बचा था कि मैं बैठकर सामने वाली दुकान को देख पाता कि दुकान पर कितने ग्राहक आ रहे हैं और कितने ग्राहक जा रहे हैं। सारा दिन मेरे पास ग्राहकों की लाइन लगी रही। शाम तक मेरे पास सारे कपड़े बिक चुके थे और आज पहली बार इतने ग्राहकों को निपटाकर लगभग खाली दुकान को देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि आज ये सब कैसे हो गया कि एक दिन में इतने सारे ग्राहक आए और सारी दुकान खाली हो गई। मैंने सारे पैसों को इकट्ठा किया और उन पैसों से ढेर सारे कपड़े खरीद कर अपनी दुकान फिर से मैंने भर ली। बाकी बचे हुए पैसों को घर लेकर आया और अपनी पत्नी को जाकर ये सब बताया, जिस पर वह भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और भगवान का उसने धन्यवाद किया। अगले दिन रूटीन के मुताबिक मैं फिर से दुकान पर पहुंचा और ग्राहकों का इंतज़ार करने लगा। लेकिन उस दिन फिर से वह भिखारन सबसे पहले मेरी दुकान पर आ खड़ी हो गई। लेकिन मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि उसने कल वाला ही गंदे सूट पहन रखा था। हालांकि कल मैंने उसे एक नया सूट दिया था, फिर भी वह वही गंदा पुराना सूट पहन कर आ गई थी। लेकिन वो मुझे अच्छी लगने लगी थी और उसको देखते ही मुझे अपना दिल हल्का सा महसूस होता था। उसने कल की तरह आज फिर कहा, बाबू मुझे कपड़े दे दो ना। वो इतने नरम और प्यार से उस शब्दों से मुझे मांगती कि मैं मना ही नहीं कर पाता था। ऊपर से उसका हसीन चेहरा और उसका वो मासूम सा चेहरा देखकर उससे इनकार करने का दिल ही नहीं करता था। मैंने आज भी बिना कुछ कहे उसको कपड़े दे दिए। आज उसने फिर मेरे द्वारा दी गई चुन्नी को अपने सर पर डाल लिया। नीले रंग के कपड़े थे और चुन्नी भी नीले ही रंग की थी। ये उसके गोरे गोरे रंग पर बहुत ज़्यादा जच रही थी, बहुत ज़्यादा खुलकर दिख रही थी। उसने फिर पूछा, साहब जी मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा, हाँ तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। मेरी बात सुनते ही वह झट से कपड़े उठाती हुई दुकान से बाहर निकल गई और मैं देर तक उसे जाता हुआ देख रहा था। उसके जाने के बाद आज फिर से मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। मैं दिन भर में बिजी रहा। एक के बाद एक ग्राहक आते ही रहे। मैं थक गया था। तभी दोपहर के खाने का समय भी हो गया था, मगर अब तक भीड़ कम नहीं हुई थी और कम होने का नाम भी नहीं ले रही थी। मैंने सोचा कि अकेले तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा, तो कोई लड़का काम पर रख ही लेता हूँ। उस दिन भी मेरी सोच से बहुत ज़्यादा आमदनी हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। उसी शाम मैंने एक लड़के को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लिया। मैंने उससे बोला कि मैं महीने की तनख्वाह तुम्हें दे दूंगा। वो राजी हो गया। उसी तरह लड़का मेरी दुकान पर काम करने लगा। जिंदगी रूटीन के मुताबिक गुजर रही थी और मेरी दुकान दिनों दिन तरक्की करती जा रही थी। लेकिन इसी बीच वह भिखारन भी रोजाना मुझसे फ्री में कपड़े लेकर चली जाती। लेकिन मैंने कभी उसे नए सूट पहने हुए नहीं देखा था। जो मैंने उसे दिए हुए थे उसने उनमें से एक भी सूट नहीं पहना था, बल्कि हमेशा वह अपना गंदा और पुराना ही सूट पहनकर आया करती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा
कि वह क्यों मेरे दिए हुए कपड़े नहीं पहनती है जो मैं उसे हमेशा दिया करता हूँ। वह बात को टाल गई और फिर उसने मुझसे कपड़े लेकर वह चली गई। मैं भी उसकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, उसे इनकार ही नहीं कर पा रहा था। इस बात को मैंने अपने घर पर नहीं बताई, इसका कोई भी जिक्र नहीं किया था और ना ही अपनी पत्नी को इस प्रकरण की बात बताई थी। मुझे पता था कि ये बात सुनते ही मेरी पत्नी मुझे लेक्चर देने लगेगी, उसे फ्री में कपड़े क्यों देते हो, और फिर मुझसे कहती कि आगे से कपड़े मत देना। वो भिखारन रोज पुराने कपड़ों में आती है और मुझसे नया सूट लेकर जाती है, लेकिन उसके जाते ही मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ ऐसी लग जाती थी कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। मेरी दुकान की इस समय बहुत ही तेजी से तरक्की हो रही थी। अब मेरे घर में पैसों की रेल पेल होने लगी थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी होती जा रही थी कि उस भिखारन के आने से ही मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ क्यों लग जाती है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी दुकान पर इतने ग्राहक आते थे, बल्कि मैं तो हर समय खाली ही बैठा रहता था और सामने वाली दुकान को देखता ही रहता था जहां हर समय भीड़ लगी रहती थी। मैं इसी लालच में उस भिखारन को रोज नए कपड़े दिया करता था, लेकिन अब मुझे उस पर एक शक होने लगा था। कुछ सोचकर मैंने इस मसले के बारे में पता लगाने का सोचा कि आखिरकार पता तो करूं कि सबके पीछे का कारण क्या है। और फिर एक दिन जब वह मेरी दुकान पर आई और कहा, बाबू मुझे नए कपड़े दे दो, मैंने उससे एक नया सूट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन जैसे उसने सूट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और इन कपड़ों का क्या करती हो, उसके बाद ही मैं तुम्हें कपड़े दे दूंगा। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी सी परेशान हो गई और बोली कि मैं पहनती हूँ। मैंने थोड़ा और ज़्यादा गुस्सा होकर कहा कि मैंने तुम्हें कभी भी नए कपड़े पहने हुए नहीं देखा है, बल्कि तुम तो हमेशा इन्हीं गंदे और फटे पुराने कपड़ों में ही रहती हो। वो कहने लगी, बाबू मैं अपनी शादी के लिए उन कपड़ों को इकट्ठा कर रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे लगा शायद मैं सच कह रही हूँ। तभी खामोशी से कपड़े उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो कपड़े लेकर बाहर चली गई, लेकिन मैंने भी उसकी सच्चाई जानने के बारे में ठान लिया था। मैंने अपनी दुकान पर काम करने वाले लड़के को दुकान पर बैठाया और मैंने अपनी जींस और शर्ट उतार कर अपने ही दुकान से एक नया कुर्ता पजामा निकाल कर पहन लिया और चेहरे पर मास्क भी लगा लिया। मेरे साथ काम करने वाला लड़का मुझे इस तरह की हुलिया बदलते हुए देखकर चौंक गया और पूछने लगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मगर मैंने उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया और उस दुकान से बाहर निकल आया और उसे दुकान का ख्याल रखने के लिए कहा। बाहर निकल आया तो मैंने दाईं तरफ देखा तो वह दूर जाती हुई नजर आ रही थी। मैं तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए उसके पीछे जा रहा था। मैं एक जगह पर जाकर रुका और वो भी एक जगह पर जाकर रुकी और जगह जगह पर वो लोगों से पैसे मांगती थी। किसी भी खाने की चीज़ें मांगती तो किसी से ज़रूरत की चीज़ें, हर किसी से कुछ और ही मांगती और फिर अपनी थैली भरती हुई वो आगे बढ़ जाती। मैं लगातार छुपकर उसका पीछा कर रहा था ताकि सब कुछ मालूम कर सकूं। अभी तक उसको मुझ पर शक नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपना हुलिया पूरे तरीके से बदल लिया था। मैं भी कुछ ही दूरी पर था। उसने जब उसको एक बच्चे के पास जाते हुए मैंने देखा, उसने अपना थैला नीचे रखा, उस बच्चे के सर पर हाथ फेरा और फिर उसके बाल सहलाते हुए एक बार फिर आगे बढ़ गई। वह पैदल ही जा रही थी तो मुझे भी पैदल ही जाना पड़ा। उसके पीछे पीछे मैं ऐसे ही चल रहा था। आधा घंटा लगातार पैदल चलने के बाद वो है एक वीरान सी जगह पर जाकर रुक गई जहाँ ज़्यादा आबादी नहीं थी, बल्कि आबादी ना होने के बराबर ही थी। यहाँ कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई थी और वह भिखारन उन्हीं झोपड़ियों की तरफ जा रही थी। जितनी भी झोपड़ियाँ बनी हुई थी एक दूसरे से काफ़ी फासले पर बनी हुई थी और जब झोपड़ी के आगे मैं जाता तो हर झोपड़ी के आगे
पर्दा लगा हुआ था। उसकी वजह से झोपड़ी के अंदर देख पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मैं उसका पीछा कर रहा था और तब वो एक झोपड़ी के करीब पहुंच गई और उसने पर्दा हटाया। लेकिन ये देखकर मेरी जान निकल गई कि झोपड़ी के अंदर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे जो रो रहे थे। उनके साथ एक कम उम्र की लड़की भी थी और बच्चों को चुप करवाने में लगी हुई कोशिश कर रही थी। उस झोपड़ियों में इतने बच्चों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गया था और मैं सोच में पड़ गया था कि इतने बच्चे उसके नहीं हो सकते, क्योंकि वह तो शादीशुदा भी नहीं लगती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भिखारन बच्चा चोर थी। यकीनन उसे इन बच्चों को चुराया होगा और अब उनको अपने कब्जे में रखकर ये उन्हें बेच देना चाहती होगी। बदले में उनके माँ बाप से पैसे लेगी या फिर उनको अपने साथ भीख मांगने के लिए लेकर जाएगी और धंधे पर लगा देगी और फिर पैसे कमाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये बच्चों को गैर कानूनी तरीके से बेच देती होगी। ये सारी बातें मेरे दिमाग में आने लगी थी और अब मुझे उस भिखारन से हमदर्दी होने पर खुद पर अफसोस हो रहा था। मैं खुद को कोस रहा था कि उसकी मासूम और खूबसूरत शक्ल देखकर पिघल गया था और उसे इतने समय से फ्री में कपड़े देता जा रहा था। मैं एक पेड़ के पीछे छिपा और खुद को कोस रहा था, जबकि मेरी नजरें सामने भिखारन पर ही टिकी हुई थी जो उस काम में लगी हुई थी और उस लड़की से कुछ कह रही थी। वो लड़की सर हिलाती उसे कुछ बात कह रही थी। बच्चे लगातार रो रहे थे। उसकी वजह से उस भिखारन ने अपनी थैली में से सबको फल निकाल कर दे दिए। सारे बच्चे लगभग 8 से 10 साल के लग रहे थे। मैं भी उसी को देख रहा था जब तक बाजू वाली झोपड़ी का पर्दा हटा और वहां से एक बूढ़ी औरत बाहर निकल आई। पर मैंने देखा वहां भी 8 से 10 बच्चे नजर आए और सब 9 या 10 साल के तकरीबन लग रहे थे, जिनमें लड़की और लड़के दोनों ही थे। और अब इस भिखारन के पास जाकर हाथ हिला हिला कर कुछ कह रही थी, जिस पर वह भिखारन उस बूढ़ी औरत को कुछ बता रही थी। अब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी और घबराहट की वजह से मेरे शरीर से पसीने बहने लगा था। मुझे लग रहा था कि यहाँ तो उसका पूरा गिरोह है और इनका ये बच्चा वाला बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ है। इतने सारे बच्चों को इसमें कैद करके रखा हुआ है। मैं वहां से वापस अपनी दुकान पर आ गया और कपड़े बदलकर गहरी सांस भरकर खुद को रिलैक्स करने लगा। वो सब कुछ देखकर मेरा दिमाग हिल गया था और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। काम वाली लड़की को छुट्टी देकर दुकान बंद करके घर वापस आ गया। बार बार मेरी नजरों के सामने उन मासूम रोते हुए बच्चों के चेहरे घूम रहे थे जो उस भिखारन के कैद में थे। न जाने वह उनके साथ क्या करने वाली थी। ये सोचकर ही मेरा शरीर पसीने से भीग रहा था। मैंने अपने बच्चों से भी कोई बात नहीं की थी, वरना पहले मैं आते ही अपने बच्चों से बातें किया करता था और उनके साथ कुछ देर खेलता भी था। मेरी परेशानी को मेरी बीवी ने भांप लिया। मुझे चुप देखकर मेरी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ है? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? पहले तो ऐसा कभी नहीं परेशान देखा। पहले तो मैंने इस बात को टाल दिया कि कोई बात नहीं, लेकिन जब वो जिद पलट गई तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया, सिवाय इस बात के कि मैं उसे रोज नए नए कपड़े देता रहता था। अगर मैं उसे ये बात बता देता तो वह मुझे बेवकूफ़ समझने लग जाती। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? फ्री में इतने सारे कपड़े क्यों दिए? मेरी सारी बात सुनकर वह भी सोच में पड़ गई थी कि ये मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल था। अचानक उसने कहा कि सबका हल सिर्फ एक ही है कि पुलिस को सब कुछ बता दिया जाए, ताकि खुद ही बच्चों को उस भिखारन से छुड़ाकर उन्हें उनके माँ बाप तक पहुँचा दिया जाए। उसके इस तरह आपकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी और बच्चे भी अपने माँ बाप के पास पहुँच जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि वह ठीक ही कह रही थी। ये बात 1-2 बच्चों की नहीं थी, बल्कि 20-25 बच्चों की थी जो उस भिखारन की कैद में थे और अपने माँ बाप से दूर तड़प रहे थे। मैं अकेला उस भिखारन से नहीं लड़ सकता था और फिर
उसके पूरे गिरोह को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। पुलिस ही इन सारे मामलों को अच्छे से हैंडल कर सकती थी। अगर मैं अकेला ही इस मामले में पड़ता तो शायद मैं खुद भी इस मामले में फंसकर रह जाता। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं उस पर सोच विचार करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये मामला पुलिस तक जाना ही चाहिए। अगले दिन वह भी करंट सूट लेने के लिए आ गई तो मैंने बिना कुछ कहे सूट उसे दे दिया। फिर काम वाली लड़की को दुकान पर बैठाकर मैं पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुझे आधा घंटा हो गया था और फिर इंस्पेक्टर फ्री होने पर मैंने उसके पास जाकर इंस्पेक्टर को सब कुछ बता दिया, लेकिन वो मेरी बात ठीक से सुन नहीं रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसने मेरी बात मान ली। ये सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा कि वह खुद इस मामले को हैंडल करेगा। पुलिस वाले ने कहा कि तुम हमें बस उस जगह की लोकेशन बता दो या फिर हमारे साथ चलो। मैंने इंस्पेक्टर को सब उस जगह के बारे में बताया और कहा मैं आपके साथ जाऊंगा ताकि सब कुछ अपनी आंखों से देख सकूं। मैं इंस्पेक्टर से कुछ देर बातें करके फिर वहां से निकल आया। रूटीन के मुताबिक काम निपटाकर शाम को इंस्पेक्टर का फोन आ गया कि वह इस समय वहां रेड करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा उस इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा। फिर मैंने कहा मैं आपके साथ ही चलूंगा ताकि जल्द से जल्द बच्चों को छुड़वाया जा सके और उन्हें माँ बाप तक पहुंचाया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि उन बच्चों को छुड़वाने में देर हो जाए और वो भी कारण बच्चों को आगे कहीं पहुंचा दे। उस समय पुलिस थाने की तरफ रवाना हुआ और इंस्पेक्टर के साथ जाके मिल गया। इंस्पेक्टर पूरी तैयारी में था। पुलिस वालों की टीम तैयार थी और फिर मेरे आते ही सब उस वीरानी जगह की तरफ जाने लगे। वो इंस्पेक्टर रास्ते में मुझे मेरे बारे में पूछ रहा था कि मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ, तो मैंने भी बिना कुछ छुपाए उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। और फिर छुड़वाने वाली तो कोई बात भी नहीं थी। इस बीच वह मुझे जुल्म करने वालों के बारे में बता रहा था कि कैसे लोग एक दूसरे से दुश्मनी कर बैठते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे हैं, अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे को मारने लूटने लगे हैं, नुकसान पहुंचाने लगे हैं। नुकसान पहुंचाना तो आम बात हो गई है। वो कहते हैं ना कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। मैं पुलिस इंस्पेक्टर की बातों से बहुत ज़्यादा सहमत हुआ था। बातों बातों में हम उस वीरानी जगह के पास पहुंच चुके थे। वो इंस्पेक्टर ने गाड़ियों को कुछ दूर ही रखवा लिया और अपने पुलिसकर्मियों को कहा कि झोपड़ियों के चारों तरफ से घेर लो। सारे पुलिसकर्मियों ने झोपड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया। मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा था क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे बाहर आने से मना कर दिया था। बाहर आने से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ऐसा ना हो कि ये लोग हमला कर दें, ऐसे में तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। मैं भी गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा और उन लोगों को देख रहा था कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं। झोपड़ियों को घेर लिया गया था और वह इंस्पेक्टर अभिकारन उनको बाहर आने के लिए कह रहा था। इंस्पेक्टर की आवाज़ सुनकर वो भिकारन, वो बूढ़ी औरत व कम उम्र वाली लड़की बाहर आ गई थी। इंस्पेक्टर ने कहा कि फौरन अपने आप को हमारे हवाले कर दो। वह तीनों कुछ परेशान लग रही थी। मैं दूर बैठा उनके चेहरे के हाव भाव देख रहा था। भिकारन हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर से कुछ कह रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने ना में सिर हिला रहा था। थोड़ी देर में झोपड़ी से बच्चे भी बाहर आ गए थे और ये सब कुछ देख रहे थे और रो रहे थे। इंस्पेक्टर ने अपने पुलिसकर्मियों को समझाया कि वह इन तीनों को गिरफ्तार कर ले। तीनों रोती हुई हाथ जोड़ रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर नजरअंदाज करते हुए हथकड़ी डालकर उन तीनों को बैन में डाल चुका था। कुछ देर बाद झोपड़ियों की तलाशी भी ली गई थी, मगर कुछ भी खास नहीं मिल पाया था। किसी तरह से कोई हमला भी नहीं हुआ था। शायद उनके साथी कहीं छुपकर बैठे हुए थे या कहीं और ही मौजूद थे। सारे बच्चे रो रहे थे, लेकिन उनको जल्द ही जीप सवार कर लिया गया था और फिर वापस थाने की तरफ चल दिए गए। मैंने इंस्पेक्टर से बात करके विश्वास लिया कि वह बच्चों को उनके घर तक जरूर पहुंचा दे। इस केस के लिए अलग से फाइल तैयार की गई थी। उन तीनों भिखारियों को जेल में बंद कर दिया गया था। मैं बहुत रिलैक्स होकर घर वापस आ गया था। मैंने एक बहुत ही अच्छा काम कर लिया था। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश था।
घर आने के बाद मैंने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया, जिसे सुनकर वह भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। चलो, सब कुछ अच्छे से हो गया था और किसी तरह कोई नुकसान भी नहीं हुआ था। मैंने भी सोचा कि चलो, बेसहारा बच्चों को उनके माँ बाप मिल जाएंगे। अगले दिन मैं अपनी दुकान पर आ गया था। रूटीन के अनुसार वह भिखारन आज नहीं आई थी, और आती भी कैसे, वह तो जेल में बंद थी। मैं सुकून से बैठा ग्राहक के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन 2 बज गए थे और कोई भी ग्राहक नहीं आया था। मैं सामने वाली दुकान की तरफ देखने लगा, जहां आज मेरी दुकान से भी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। दोपहर से शाम हो गई, मगर सिर्फ एक ही ग्राहक आया था और सिर्फ एक ही सूट लेकर चला गया था। मैं कुछ परेशान हो गया था, क्योंकि एक बार फिर वही सूरत हाल होने लगा था जो उस भिखारन के आने से पहले होती थी। अगले 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए थे, मगर दुकान पर कोई भी ग्राहक आता नहीं था। कमाई बिल्कुल ना के बराबर होने लगी थी। मेरी दुकान पर काम करने वाला लड़का भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अगर ऐसा ही रहा तो फिर तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं भी परेशान था कि अगर ऐसा ही रहा तो मैं इस लड़के को काम पर नहीं रख सकता। मैं भला सैलरी उसे कहाँ से दूंगा? मैं सोच में पड़ गया। जिस दिन भिखारन आती थी उस दिन तो मेरी दुकान से भीड़ कम नहीं होती थी। अब वह नहीं आ रही है तो मेरा काम एकदम ठप हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उसकी बद्दुआ लगी है। लेकिन वह मुझे बद्दुआएं कैसे देती? उसे तो पता ही नहीं था कि मैंने जाकर पुलिस को बताया है। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि दिन ब दिन मेरे दुकान पर जो लोग आते थे वह भी आना बंद हो गए थे। मैं सारा दिन बैठा बैठा दुकान पर मक्खियाँ मारता था और ग्राहकों को इंतज़ार करता रहता। मैं अपनी पति को अपनी परेशानी बताने लगा। वो भी बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गई, लेकिन इसका हल तो उसके पास भी नहीं था। हम ग्राहकों को ज़बरदस्ती तो अपनी दुकान पर नहीं ला सकते थे। फिर एक दिन मैंने ऐसे ही इंस्पेक्टर को फ़ोन किया और उस भिखारन के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि वह अपना मुंह खोलने पर राज़ी नहीं है। उसका ये कहना है कि वह सारे बच्चे उसके अपने हैं। उसके साथ उसकी माँ और उसकी बहन भी है। जो बूढ़ी औरत है वो उसकी माँ है, और जो उसका ये कहना है कि वह उसके बच्चे हैं, और वो बच्चों से भीख भी नहीं मंगवाती है और वह चोरी भी नहीं करवाती है। बच्चों को मंगवाने पर भी मजबूर बिल्कुल भी नहीं करती है, और ना ही वह बच्चे बेचती है। उनका संबंध किसी भी गिरोह से नहीं है। अदालत ने उन तीनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए कहा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। ना ही उनकी झोपड़ियों से कुछ ऐसा मिला है जिसकी वजह से ये साबित हो सके कि वो गलत है। इंस्पेक्टर के मुंह से ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। मैंने पूछा कि बच्चों का क्या हुआ, क्या उनके माता पिता मिल गए? तो वो कहने लगा कि नहीं, उनके माता पिता नहीं मिले हैं। इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा हैरानी में पड़ गया। इन बच्चों में से किसी के भी माँ बाप तक नहीं मिल सके थे, और अखबार भी ऐड दिया गया था, लेकिन अब तक कोई उन्हें लेने के लिए नहीं आया था। और वो बच्चे बस रोते ही रहते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनकी माँ के पास जाना है। मैंने हैरानी से पूछा कि कौन है उनकी माँ? इंस्पेक्टर ने बताया कि वह अपनी माँ उसी भिखारन को कहते हैं जिसके खिलाफ आपने गवाही दी थी और कहा था कि वो बच्चों को कैद करके रखती है। उसी भिखारन को अपनी माँ कहते हैं, और बूढ़ी औरत को नानी, और उस कम उम्र वाली लड़की को मौसी कहते हैं। इंस्पेक्टर कुछ और भी बोल रहा था, लेकिन मैं तो इतनी सी बात पर ही हैरान रह गया था और सुन पड़ गया था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और कुछ अजीब सा सोचने लगा था जो हमारी आंखों से छुपा हुआ था। अब तो मेरे दिल में और भी कुछ चलने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ गलत काम कर दिया हो। इसके बारे में सोच कर मेरा सर दर्द करने लगा था, लेकिन कोई भी सिरा हाथ नहीं लग रहा था। बच्चों के लिए भी अखबार में ऐड दे दी गई थी, लेकिन किसी ने भी अपना बच्चा नहीं कहा था, और ना ही
कोई बच्चे को लेने के लिए आया था। कुछ सोचकर मैंने दुकान को काम वाले लड़के के हवाले किया और खुद थाने जा पहुंचा और सीधा इंस्पेक्टर के पास जाकर उससे मिलने लगा। खुद इस मामले में उलझा हुआ था। मुझे देखते ही वह सीधा होकर बैठ गया तो मैं भी उसके सामने जाकर बैठ गया। मेरी कुछ बोलने से पहले ही उसने कहा कि बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। वो सिर्फ अपनी माँ, नानी और मौसी के पास जाना चाहते हैं। वह उनसे जो कुछ भी हो सकता था मैंने पूछ लिया था। कुछ बड़े बच्चे थे, उनसे पूछताछ की है। उन्होंने बताया है कि उनकी माँ ने कभी भी उन्हें मारा तक नहीं है। वो अपनी नानी और अपनी मौसी के साथ ही रहते हैं। और ये नहीं, उन बच्चों ने ये भी बताया कि जब उन्होंने होश संभाला है तब से उन्होंने इन तीनों के साथ ही रहते हुए देखा है। उन बड़े बच्चों ने ये सब भी बताया कि कभी कभी माँ किसी नए बच्चे को ले आती है और फिर वह बच्चा भी हमारे साथ ही रहने लगता है और फिर कहीं नहीं जाता है। हमारी माँ बहुत ही अच्छी औरत है। हमारे लिए खाने पीने, रहने और कपड़ों की व्यवस्था को खुद ही करती है और हम सब से बहुत प्यार करती है। कभी कोई बाहर का आदमी हमसे मिलने नहीं आता। इंस्पेक्टर की बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा उलझ कर रह गया। मैंने इंस्पेक्टर से पूछा, तो ये सब का क्या मतलब है? तो इंस्पेक्टर कहने लगा कि मुझे लगता है कि आपने जो कुछ भी बताया था वह सिर्फ गलत फहमी है। इन तीनों के खिलाफ हमें कोई भी सबूत नहीं मिला है। ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। अभी मैं उन तीनों से पूछताछ करने के लिए ही जा रहा हूँ। आप आगे। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी चलता हूँ आपके साथ। मैं उन तीनों औरतों के पास आ गया जो कि एक ही जगह पर बंद थी। उन तीनों की हालत पर मुझे बहुत ज़्यादा दया आ गई। साफ मतलब था कि लेडी इंस्पेक्टर ने उनसे सब कुछ उगलवाने के लिए उन पर हाथ साफ कर दिया। मुझे देखते ही वह खूबसूरत भिखारन जल्दी से मेरी तरफ लपकी और फिर सलाखों को थमाकर कहने लगी, बाबूजी, अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो। मुझे पता था मेरा भगवान मेरे लिए किसी न किसी को मेरी मदद करने के लिए ज़रूर भेजेगा, हमें बचाने के लिए ज़रूर भेजेगा। देखो तुम आ गए हो। उसकी आंखों पर विश्वास की पट्टी बंधी देखकर मैं शर्मिंदा हो गया था। जिसे वो अपना मददगार समझ रही थी वही तो असल में उसे वहां पहुंचाने का जिम्मेदार था। इंस्पेक्टर ने खामोशी से हमें देखा। मैंने पूछा कि तुम इतने सारे बच्चे अपने पास क्यों रखती हो? आखिर ये बच्चे किसके हैं? उसने कहा कि ये सारे बच्चे मेरे हैं। मैंने थोड़ा गुस्से से कहा कि मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा नहीं हो और इतने सारे बच्चे तुम्हारे नहीं हो सकते। उसने कहा, सगे नहीं तो क्या हुआ, मगर मैंने इन्हें पाला है तो ये मेरे ही बच्चे हुए। छोटी उम्र में ही मेरा बाप गुजर गया था। हम पहले भी झोपड़ियों में ही रहते थे और मांग मांग कर गुजारा करते थे। माँ बीमार पड़ गई तो मैंने ये अपना पेशा बना लिया। क्योंकि अनपढ़ थी, कहीं कोई इज्जतदार नौकरी भी नहीं करती थी। खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि कोई मर्द बुरी नज़र डालने से पहले डरता था। मैं गली गली भीख मांगती तो कोई बच्चा मुझे बेसहारा मिल जाता तो उनके सिर पर माँ बाप का सहारा नहीं होता तो मैं उन्हें यहाँ पर लेकर आ जाती थी। सारे बच्चे सड़क के किनारे सोते और भीख मांगा करते थे। कुछ बच्चे तो इतने छोटे होते थे कि उनको पता भी ना होता कि वे क्या कर रहे हैं, और कुछ बच्चे तो मुझे ऐसे मिले थे जो सिर्फ 1 या 3 दिन के थे। शायद किसी के पाप की वजह से इस दुनिया में आ गए थे और उसे कूड़े में फेंक दिया गया था। मैं उन बच्चों को उठाकर लाती थी और उन्हें पालती थी, उनकी देखभाल करती थी। ऐसा करते करते मेरे पास 20 से 25 जमा हो गए थे। लोग बच्चों को खुद से दूर करते हुए ये भी नहीं सोचते ये कितना बड़ा पाप है। अनाथ बच्चों के रिश्तेदार का फर्ज होता है कि वह इस अनाथ बच्चों की परवरिश करे, मगर आज के दौर में इंसान ने जैसे मर ही गई है। बच्चों के अनाथ होते तो उनके रिश्तेदार भी उन्हें भूल जाते हैं। आप इन बच्चों से खुद पूछ लीजिएगा। मैंने इन बच्चों को पाला है, मेरी बूढ़ी माँ और मेरी बहन ने पाला है। उस भिखारिन की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया। मैं कितना गलत समझ रहा था। इंस्पेक्टर ने अदालत में जमा करवाई गई रिपोर्ट वापस ले ली थी।
उस भिखारन की माँ, बहन और बच्चों को छोड़ दिया गया था, लेकिन अपनी तौर पर कुछ समय तक उन पर नजर रखवाई गई थी। लेकिन सब कुछ वैसा ही था जैसे कुछ भिखारन ने कहा था। अभी इंस्पेक्टर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक छोटी सी जगह पर एक मकान उसके लिए बनवा दिया था, जिसमें वे सारे बच्चों के साथ रहने लगी थी। वह मुझे और इंस्पेक्टर को ना जाने कितनी दुआएं देती जा रही थी। उन बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने का सामान भी भेजता रहता था। और भगवान का करिश्मा फिर से हुआ कि मेरी दुकान पर ग्राहकों की फिर से भीड़ बढ़ने लग गई थी और तो और उस इंस्पेक्टर की प्रमोशन हो गई थी। मुझे अब समझ आ गया था कि ये एक गरीब की दुआओं का काम था। उसका फल था। मैं भगवान का धन्यवाद कर रहा था कि समय रहते मुझे सारी सच्चाई पता चल गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल योगी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।